शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। विक्रम गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की कमाई होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह चल रहा था। वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उनका घर बहुत जर्जर था। बारिश होते ही दीवारें भीग जाती और छत से पानी टपकता। विक्रम के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपना घर ठीक करवा सके। गांव के अमीर लोग उसे और उसकी पत्नी को नीची नजरों से देखते और हर जगह उन्हें तिरस्कार मिलता। एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। विक्रम का घर कच्चा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगा कि तूफान में उसका घर कहीं उड़ न जाए। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी कीमती सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया सुनील के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। विक्रम और उसकी पत्नी मजदूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। विक्रम का घर कच्चा था, पर उसके भाई का घर पक्का मकान था। सुनील भैया, अरे ओ सुनील भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। उस रात विक्रम ने समझ लिया, दुनिया में कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ स्वार्थ की दीवारें हैं। विक्रम और अनीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते। विक्रम और अनीता ने सारी रात भीगते हुए बिताई। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने विक्रम या विक्रम की पत्नी अनीता जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे देखो, भिखारी विक्रम की पत्नी पानी भरने आ गई। रुक, नहीं तो हमारे बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? अनीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। मैं मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। विक्रम मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। गांव में एक बड़ा संगीत महोत्सव आयोजित हुआ। दूर दराज से कई अमीर मेहमान आए। उसी दौरान एक मशहूर संगीतकार राजदीप भी वहां आ रहा था। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण संगीतकार राजदीप की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह कितनी भी मेहनत करने के बाद नहीं निकल रही थी। साथ ही बारिश भी बेकाबू हो रही थी। राजदीप ने गांव वालों से मदद मांगी, पर सबने बारिश और गंदगी का बहाना बनाकर उसे अनदेखा कर दिया। उधर विक्रम, जो नया काम ढूंढते हुए लौट रहा था, तभी उसने देखा राजदीप की गाड़ी कीचड़ में और राजदीप मदद के लिए आवाज लगा रहा है। विक्रम बिना एक पल घमवाए दौड़ा। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, कोई तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम पीछे से धक्का देना। विक्रम ने पूरा जोर लगाकर उसकी कार बाहर निकाली।
थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी से राजदीप उतरकर विक्रम के पास जाता है। राजदीप ने विक्रम से पूछा, भाई तुम कौन हो? तुमने इतनी बुरी हालत में भी मेरी मदद क्यों की? ये लो तुम्हारी मेहनत का इनाम। मेहनत की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती साहब, मदद करना हमारा फर्ज है। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको विक्रम, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है, आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा जी। राजदीप विक्रम को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। विक्रम पीछे बैठकर राजदीप को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ अनीता, हमारे घर साहब आए हैं, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। विक्रम, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप यह सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो, जहाँ मेहनत और ईमानदारी की सबसे ज्यादा कीमत है। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव के लायक नहीं। आज से तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। यह सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद राजदीप अपनी गाड़ी से विक्रम के घर आए। विक्रम और उसकी पत्नी पूरा सामान लेकर राजदीप की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि विक्रम का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। राजदीप विक्रम और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। विक्रम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह राजदीप के साथ काम करने लगा। विक्रम का घर बहुत सुंदर था। अब विक्रम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। कुछ महीनों में विक्रम की जिंदगी बदल गई। अब वही गांव वाले जो उसे तिरस्कार करते थे, विक्रम को सम्मान से बुलाने लगे। यहाँ तक कि उसका भाई सुनील भी अब अफसोस करता था और विक्रम से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस भाई ने विक्रम का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह विक्रम को भाई भाई कहता नहीं थकता था। विक्रम ने अपनी ईमानदारी, मददगार स्वभाव और कठिन मेहनत से एक नई पहचान बनाई। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। विक्रम ने साबित कर दिया, गरीबी गुनाह नहीं, गर्व से जीने की प्रेरणा है। किशनगंज नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाँ, सरिता बहुत तेज प्यास लगी है, जरा 1 लोटा पानी देना। लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है, मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, फिर मुझे काम पर भी जाना है। सरिता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। सरिता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है
और मुझे सिर्फ 1 मटका पानी चाहिए। अरे 1 मटका चाहिए या 2, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। हा हा हा, ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर सरिता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों, इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? बोला जी, वहां बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थी। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहां कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। और सरिता, तुम चिंता मत करना, हमारे दिन भी जल्दी ही बदलेंगे। अरे भाई हरीश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं? कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? भोला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह भोला ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ क्या बात है सेठ जी? हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन भोला, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद करेगा। ठीक है भोला, तो तू कल से ही मेरे खेत में काम शुरू कर दे, और जिस चीज की जरूरत हो घर पर आकर ले जाना। अगली सुबह ही भोला हरे भरे खेतों में जहां दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती हैं, वहां सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में जुट जाता है। उसने ठान लिया था कि वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगती है और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते, तो जिसे देख भोला और सरिता बहुत खुश होते हैं। भोला जी, आपकी मेहनत तो अब दिखने लगी है। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे निकल आए हैं। हाँ सरिता, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे सेठ, हमें कितनी फसल देंगे? उन्होंने तो बोला है कि 1/4 हिस्सा हमें देंगे। अब देखो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। चलो घर चलते हैं, बाकी का काम कल करूंगा।
दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में भोला को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। भोला, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से यह नई मुसीबत। हाँ सरिता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लेकिन भोला, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं है। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसा मत बोलो सरिता, सेठ जी अच्छे इंसान हैं और हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। और देखो, बारिश भी रुक गई है। मैं अभी आता हूं। भोला बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, सेठ जी। सेठ घर से बाहर निकलकर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आपने जो खेत जोतने के लिए दिया था, उसमें मैंने दिन रात करके बहुत अच्छी फसल उगाई थी। आपने तो देखा ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को घर में एक दाना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे भोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया और ऊपर से मैं तुझे फिर पैसे दूं। मैंने तुझे अपना खेत उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू क्या सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं? कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहां से। सेठ जी, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है। यह कुदरत का कहर था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा, यहां से निकल। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और भोला वहीं निराश खड़ा रहता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह थोड़ी देर उस सब्जी को देखता रहता है और फिर उसे लेकर घर चला जाता है। भोला, ये सब्जी कहाँ से लाए? ये तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि यह बस 2-3 दिन पुरानी है। ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं, कुछ तो सड़ भी रही है। भोला, सच्ची बताओ, ये सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची कुची चीजें थमा दी हैं? देखो सरिता, हमारे हालात तो तुम जानती हो।
अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। सरिता भोला की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और सभी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। भोला जी 3-4 दिन हो गए और आपको कोई काम नहीं मिला। देखो, अब तो बारिश भी थम चुकी है और मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। हम फिर से उस जमीन को अपने खून पसीने से सींचोगे। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। सुनीता, तुम तो जानती हो पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। भोला देने वाला तो ऊपर वाला है। वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही है सुनीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। भोला जी, यह दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। भोला सेठ के पास जमीन की बात करने के लिए जाता है और रास्ते में ही सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, बोलो क्या बात है? सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूं। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे भोला, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? ये मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। भोला, अब मैं वो जमीन तुझे खेती के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो जमीन मैंने इस सेठ को बेच दी है। ये पास के गांव के सरपंच है और इन्होंने हमारे गांव की बहुत सारी जमीन ले ली है। इसलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन भोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने जो इस सेठ से जमीन खरीदी है, वो मैं तुम्हें खेती के लिए देता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम उस जमीन पर अच्छी फसल उगाओगे। भोला को उस सरपंच की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। क्या हुआ भोला? क्या तुम मेरे खेत में काम नहीं करना चाहते? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भगवान किसी न किसी रूप में हम जैसे गरीब की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। और सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना खून पसीना एक करके उस खेत में काम करूंगा। आप बस देखते जाइए। भोला जमीन पाकर बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और दूसरी तरफ अरे सुनीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी।
जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी, लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर? तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिराते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे, और हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, न तुझ जैसे गरीबों की, न ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर सुनीता अपने घर आ जाती है। तभी भोला भी घर आ जाता है। अरे सुनीता, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला जी, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा, और उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हाँ, सुनीता बताओ ना। भोला, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा, और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहां से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो भोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुनीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूं। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह होते ही भोला जमीन पर सबसे पहले कुआं खोदने में लग जाता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद भोला कुआं तैयार कर लेता है, और तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति सोहन ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। लेकिन समय ने फिर से खुद को दोहराया और अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और एक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे, और जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। भोला के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था। खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था। दूसरी ओर सोहन के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सुनीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सोहन। मैंने सुनीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी।
सुनीता के पति भोला की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर सुनीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और सोहन दोनों भोला के घर जाते हैं, सुनीता और भोला से माफी मांगने के लिए। सुनीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, खाने तक के पैसे नहीं है। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत है, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छीन गए और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ सुनीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है, मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। सुनीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी। सेठ भी भोला की मेहनत और चतुराई देख बहुत खुश होता है और भोला को आधी जमीन दे देता है। और इस तरह भोला अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देता है।